फ्रेंड्स, दिस इज राही एंड वेलकम टू अवर चैनल बीएड वाले। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टीचिंग ऑफ सोशल स्टडी का एक टॉपिक, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं सोर्स मेथड को, यानी हम कह सकते हैं स्रोत विधि को। ये विधि अपने आप में एक इंपॉर्टेंट विधि है। क्यों? और हम टीचिंग ऑफ सोशल स्टडी में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हिस्ट्री में रिसोर्सेस का, या हम कह सकते हैं स्रोत का, सोर्सेस का बहुत ज्यादा रोल रहता है। क्यों? क्योंकि अगर हमें बच्चे को बताना है, सिखाना है जो अतीत की चीजें हैं, क्योंकि हमारी जो प्रेजेंट सिचुएशन है या हमारी जो प्रेजेंट टाइम की एजुकेशन का सिस्टम है, वो ये चाहता है कि बच्चा क्रिया करके सीखे, बच्चा बाहर जाके भ्रमण करके सीखे, है ना, या निरीक्षण करके सीखे, खुद से अवलोकन करके सीखे, इधर उधर निकले और छू के चीजों को देखे, या सारी इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियों का यूज करके क्या करे, वो शिक्षा ग्रहण करे। देखिए, हम टीएलएम्स का जो इस्तेमाल करते हैं वो भी क्या है, एक तरीके के सोर्सेज हैं, जिससे कि क्या है, बच्चों को एक पुख्ता जानकारी मिल पाती है किसी भी टॉपिक को लेकर। ठीक है, अभी देखिए, जो रिसोर्सेज हैं उनको हम बच्चों को क्लासरूम में भी दिखा सकते हैं और हम बाहर भी ले जाके बच्चों को रिसोर्सेज को दिखा सकते हैं। जैसे अगर हमें टॉपिक पढ़ाना है महात्मा गांधी के बारे में, तो उनसे रिलेटेड जो चश्मा है या लाठी है, उसको हम क्लासरूम में भी ला सकते हैं, या हम म्यूजियम में भी ले जा सकते हैं, या उनकी प्रतिमा को भी दिखा सकते हैं, फोटो दिखा सकते हैं। तो वो क्या है, सोर्सेज है, जिससे कि बच्चों को पता चलेगा कि वो कैसे दिखते थे। या हम पुस्तक पढ़ के बता रहे हैं, या हम कह सकते हैं उनसे रिलेटेड कोई कहानी बता रहे हैं बच्चों को, तो बच्चों को उनके कैरेक्टर के बारे में पता चल रहा है। तो ये सब क्या है, स्रोत है ना, क्योंकि लिखित भी तो स्रोत होते हैं ना इतिहास के। तो वो क्या है, बच्चों को हम लिखित स्रोत बता रहे हैं। तो कुल मिला के सोर्सेस क्या काम करते हैं, बच्चों को पुख्ता जानकारी या स्थायी ज्ञान बनाने में सहायता करते हैं, जो स्रोत होते हैं। और स्रोतों के आधार पर जो हम शिक्षण करते हैं, कुल मिला के हम टीएलएम का इस्तेमाल करके जो शिक्षण कर रहे हैं, स्रोतों को दिखा रहे हैं, किसी वो टॉपिक को बताने के बाद में हम क्या कर रहे हैं, स्रोतों का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी टीएलएम्स का, या किसी भी प्रकार के चित्र का, मॉडल का, या हम कह सकते हैं बाहर भ्रमण कराने ले जा रहे हैं, निरीक्षण करवाने लेके जा रहे हैं, उसके आधार पर जो हम शिक्षण कर रहे हैं उसे ही हम क्या कर रहे हैं, सोर्स मेथड कह रहे हैं, या हम कह सकते हैं स्रोत विधि कह रहे हैं। यानी स्रोतों के आधार पर किया जाने वाले जो शिक्षण की प्रक्रिया है उसको हम स्रोत विधि कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, देखिए, हमेशा पॉसिबल नहीं है कि आप बच्चे को बाहर ले जा सकें। हमेशा जैसे आपको जलियांवाला बाग पढ़ाना है, ठीक है, तो आप हर समय ये पॉसिबल नहीं होता है कि आप वहां जाके जलियांवाला जो जगह है जहां पे हत्याकांड हुआ था, वहां पे बच्चों को ले जा सके, उस फील्ड को दिखा सके, उस जगह को दिखा सके, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो उससे रिलेटेड आप उन्हें कोई वीडियो क्लिप दिखा सकते हैं, या कोई कह सकते हैं कोई हथियार, वहां पे जैसे हथियार यूज हुए थे तो उससे रिलेटेड वेपन्स दिखा सकते हैं। कई सारी चीजें हैं, नाटक क्रिएट कर सकते हैं बच्चों के समूह द्वारा। तो क्या है, वहां पे क्या हुआ था वो बच्चों को फील हो पाएगा। तो कुल मिला के हमारी जो स्रोत विधि है वो निरीक्षण पे आधारित है, यानी बच्चा क्या करेगा, इनिशिएट करेगा, क्रिया करेगा। कहते हैं कि जो हमारे सोर्सेज हैं वो इस बात पे भी ध्यान देते हैं कि बच्चे का केवल सुन लेना या पढ़ लेना काफी नहीं है, बल्कि खुद से डायरेक्टली जब वो क्या करेगा, एक्सपीरियंस लेगा। और स्रोत विधि एज इट इज इसी पे डिपेंड करती है कि बच्चा क्या करेगा, प्रत्यक्ष रूप से अनुभव लेगा। प्रत्यक्ष रूप का मतलब है डायरेक्टली वो किसी चीज को छू के देख रहा है। जैसे कि हम म्यूजियम में लेके गए या किसी भी वेधशाला में लेके गए, तो वहां बच्चा चीजों को छू के देख रहा है, महसूस कर रहा है कि उनकी गांधी जी का चश्मा रखा है, उनकी लाठी रखी है, या रानी लक्ष्मीबाई की तलवार रखी है, गुरु गोविंद सिंह के वेपन्स रखे हुए हैं, कई सारी चीजें हैं। तो बच्चा वहां देख रहा है और वहां पे एक तरीके से इंटरेस्टिंग बन जाता है, वो कॉन्सेप्ट बन जाता है, एक तरीके से इंटरेस्टिंग बन जाता है जब बच्चे वो चीज मजे मजे में सीख रहे होते हैं। तो जो हमारी स्रोत विधि है वो बच्चों में रुचि को भी पैदा करती है, लेकिन ये जो विधि है वो केवल उच्च स्तर के लिए है, ये निम्न स्तर के लिए नहीं है, या हम कह सकते हैं जो प्राइमरी लेवल है उसके उन बच्चों के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पे बच्चे का जो मेंटल लेवल है वो उतना डेवलप नहीं हो पाता है कि वो स्रोतों को समझ सके, जो रिसोर्सेज है उनको देख के जानकारी इकट्ठी कर सके। तो आई होप आप लोगों को स्रोत विधि समझ में आई होगी कि स्रोतों के आधार पर जो शिक्षण प्रक्रिया दी जाती है, स्रोत का मतलब है कोई भी टीएलएम हो सकता है, या आप बाहर भ्रमण करवाने लेके जा सकते हैं, बच्चों को दिखा सकते हैं, निरीक्षण का मौका दे सकते हैं, अवलोकन का मौका दे सकते हैं, जहां पे बच्चा एक्टिव होकर चीजों को सीख रहा है। या आप कोई मिनिएचर वर्जन लाके दिखा सकते हैं, या ताजमहल किससे बना है उस पत्थर को दिखा सकते हैं, कुछ भी जो रिसोर्सेज हमें इतिहास की जानकारी करवा दे। ना केवल बच्चे रट लें बुक से, बल्कि क्या कर सके, जो इतिहास में बीता हुआ है उसकी जानकारी पता कर पाना बहुत कठिन काम है, क्योंकि हर इंसान को नहीं पता, क्योंकि इतनी सारे राइटर्स हैं वो अलग अलग लिख रहे हैं। तो क्या है,
हर कोई क्या कर सकता है, इतिहास की जानकारी ठीक से इकट्ठी नहीं कर सकता, लेकिन जो रिसोर्सेज हैं उनको हम क्या करेंगे, एक दूसरे से कंपेयर कर सकेंगे और उनको जांच सकेंगे, समझ सकेंगे। और जो हमारे स्रोत हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक तो प्राथमिक होते हैं, दूसरे द्वितीयक होते हैं। प्राथमिक स्रोत कौन से होंगे? देखिए, प्राथमिक स्रोत वो होते हैं जहां पे आप व्यक्तिगत रूप से जाके प्राइमरी जो सोर्सेज हैं हम उनको बोल रहे हैं, जहां पे बच्चा खुद से जाके निरीक्षण कर रहा है, खुद से जाके देख रहा है। जैसे जो टीचर है वो एक तरीके से लाल किले के बारे में पढ़ा रहा है तो, या मॉन्यूमेंट्स के बारे में पढ़ा रहा है तो वो क्या करेगा, दिखाएगा, जाके बच्चों को खुद ले जाके वहां दिखाएगा, ताकि बच्चे क्या करेंगे, बच्चे आराम से देख लेंगे, निरीक्षण कर लेंगे और उससे उनका ज्ञान क्या स्थायी भी होगा। तो कुल मिलाके जहां पे देखिए ये प्रमाणिक होते हैं, जो हमारे प्राथमिक स्रोत होते हैं, ये गलत नहीं माने जा सकते। लेकिन जो हमारे द्वितीयक स्रोत हैं, क्यों? क्योंकि टीचर ने अगर बुक से ही उनको पढ़ा दिया, एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, और भी कई सारी चीजें होती हैं, तो क्या है, द्वितीयक स्रोत में अगर हम कहें, जैसे अभिलेख भी आ जाते हैं, कई सारे ग्रंथ आ जाते हैं, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं द्वितीयक स्रोत में। तो जैसे टीचर्स ने क्या किया, बुक से पढ़ा दिया, तो बुक में लिखा हुआ क्या पता प्रमाणिक है कि नहीं प्रमाणिक है ना, तो ये चीजें हो जाती हैं। यहाँ पे बच्चा खुद से व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण करके सीखता है, और यहाँ पे द्वितीयक इसलिए है क्योंकि टीचर द्वारा बुक से बताई जा रही है, तो वो सारी चीजें आ जाती हैं। हम लोग फटाफट से इसकी प्रक्रिया को भी समझते हैं और इसकी परिभाषा को भी समझते हैं। तो चलिए देखते हैं, फटाफट से जान लेते हैं कि जो हमारी सोर्स मेथड है उसकी परिभाषा क्या है। तो उसकी परिभाषा दी है भाटिया ने। तो वो कहते हैं कि स्रोत विधि, स्रोत कहलाने वाली सामग्री जिसमें लिखित रिकॉर्ड हो सकते हैं, कोई भी साहित्यिक स्रोत हो सकते हैं, पुराने कंकाल हो सकते हैं। हम देखते हैं जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो कई सारी खुदाइयां करते हैं, कई सारी चीजें देखते हैं और पुराने साक्ष्यों को निकालते हैं। तो वो जो साक्ष्य मिले हैं इतिहास के, उनसे बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाना, ताकि बच्चों को पता चल सके कि आज से 50 साल पहले लोग कैसे रहते थे, उनका रहन सहन कैसा था, क्या उनकी आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, उनकी राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी। तो इतिहास में इसीलिए स्रोत विधि का इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि बच्चे क्या कर सके, स्रोतों के द्वारा अपने भूत को जान सके, यानी भूतकाल में क्या बीत चुका है, ताकि वो प्रेजेंट को अच्छा कर सकें, है ना, या फ्यूचर को अच्छा कर सकें। तो कुल मिलाकर स्रोत क्या करते हैं, हमें फ्यूचर के बारे में भी अच्छी जानकारी देते हैं, वर्तमान के बारे में भी और भूत के बारे में भी। इसीलिए ये क्या कह रहे हैं, जो भी लिखित रिकॉर्ड है, पुराने कंकाल हैं, कुछ पत्र हैं, कुछ समकालीन अभिलेख हैं, जैसे हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ते हैं, तो अगर हमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ाना है कि उनका व्यक्तित्व कैसा था, तो जो उनके अभिलेख हैं हम वहां जाके भी दिखा सकते हैं, नहीं तो हम उनसे रिलेटेड कुछ फोटोज दिखा सकते हैं, है ना, या उनके बारे में बता सकते हैं किन्हीं वीडियोस के द्वारा। आजकल तो टेक्नोलॉजी भी है, तो क्या है, हम आराम से बच्चों को क्या कर सकते हैं, जो सोर्सेज हैं वो प्रोवाइड करवा सकते हैं। क्योंकि बच्चा जब एक बार देख लेता है सुनने या पढ़ने के अलावा, तो क्या होता है, उसका जो ज्ञान है वो क्या हो जाता है, स्थायी हो जाता है। इसीलिए, और वो भी इतिहास में, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। क्यों? क्योंकि हम बच्चे को, क्योंकि ऐसे किसी को भी इतिहास की जानकारी नहीं हो सकती, क्योंकि इतिहास के बारे में जानना अपने आप में, क्योंकि अलग अलग राइटर अलग अलग चीजें कहते हैं, तो ये बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है। तो आप क्या करेंगे, स्रोत के माध्यम से बच्चों को अच्छे से एक्सप्लेनेशन देंगे, जिससे कि बच्चे का ज्ञान अधूरा ना रह के बच्चे अच्छे से समझ सके। या आप क्या कह सकते हैं, ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, या कोई छोटी सी नाटिका करवा सकते हैं, जिससे कि बच्चा एक्टिविटी करेगा तो वो कभी नहीं भूलेगा। तो प्राचीन शिलालेख मिलते हैं, कुछ पुराने सिक्के आप बच्चों को दिखा सकते हैं, कुछ मूर्तियां दिखा सकते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता में जो मूर्ति निकली थी, आप उसको भी, उसकी फोटोज दिखा सकते हैं। क्योंकि पॉसिबल नहीं होता है कि हर स्थिति में आप बच्चे को बाहर जो है वो भ्रमण के लिए लेके जाए, या बाहर निरीक्षण के लिए लेके जाए, या बाहर हम म्यूजियम दिखाने लेके जाए, क्योंकि ये एक ऐसी विधि है जो निरीक्षण पे तो आधारित है, और निरीक्षण में क्या है, समय भी ज्यादा व्यर्थ होता है और पैसे भी ज्यादा। कुछ विद्यालय ऐसे होते हैं जहां पे ऐसी सुविधा नहीं होती है, या हम कह सकते हैं टीचर्स इतनी ज्यादा जो सोर्सेज है वो इकट्ठा नहीं कर सकते। तो क्या है, हम टीएलएम का इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं, बच्चों के जो ज्ञान है उसको बढ़ा सकते हैं। तो कुछ यंत्र हो सकते हैं, जैसे कि हम हड़प्पा की सभ्यता में भी देखते हैं, कुछ शस्त्र हो सकते हैं, कुछ कवर हो सकती हैं, कुछ मकबरे हैं, कुछ इमारतें हैं, कई सारी चीजें हैं जिनके द्वारा हम क्या करते हैं, वो क्या करती हैं, इनकी सहायता से भौगोलिक तथ्यों की श्रेष्ठ संरचना के निर्माण में सहायक होते हैं। और ये जो हमारी स्रोत विधि है वो उच्च स्तर के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी है, यानी बच्चों को इतिहास से संबंधित जानकारी होने में ये जो विधि है वो बहुत ज्यादा सहायक होती है। और ये जो स्रोत हैं वो कक्षा अध्यापक द्वारा क्लासरूम में भी दिए जा सकते हैं, जैसे कि टीएलएम इस्तेमाल करते हैं, और बाहर अगर पॉसिबल हो सकेगा तो बाहर भ्रमण के लिए भी हम ले जा सकते हैं। तो आई होप इतनी चीजें आपको समझ आई होंगी। प्रोसेस क्या है स्रोत विधि का, उसको समझने के बाद में आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। इसमें क्या होगा, प्रोसेस क्या है, सबसे पहले जो हमारे टीचर्स है वो क्लासरूम में क्या करेंगे, बच्चों को कोई प्रॉब्लम देंगे या कोई टॉपिक देंगे। ठीक है, जब बताया कि टीचर्स ने कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या समझने वाले हैं,
फिर क्या किया टीचर ने, उससे संबंधित स्रोत सामग्री दिखाई बच्चों को। ठीक है, कोई टीएलएम लेके आया है, या हम कह सकते हैं कुछ ऐसे उपकरण लेके आए हैं, या कुछ ऐसी चीजें लेके आए हैं, कुछ ऐसे खिलौने लेके आए हैं जिससे कि क्या है, जो पुराने हैं, या हम कह सकते हैं इतिहास पे आधारित है, या हम कह सकते हैं इस टॉपिक से रिलेट करते हैं, जो हमारी स्रोत सामग्री है, जो भी हमारा मटेरियल है। तो वो क्या करेंगे, स्रोत सामग्री या जो भी वो इस्तेमाल कर रहे हैं बच्चों को टॉपिक समझाने के लिए, फिर क्या करेंगे, वो पूरा समझाएंगे, विवरण देंगे उसके ऊपर, जो वो टॉपिक है वो पूरा टॉपिक टीचर्स क्या करेंगे, समझाएंगे, उस स्रोत समझाएगा, कुछ फैक्ट बताएगा, कुछ इंफॉर्मेशन देगा, कुछ नॉलेज देगा बच्चों को, किससे, किस पे आधारित, प्रकरण या समस्या पे आधारित स्रोत सामग्री का इस्तेमाल करके। स्रोत सामग्री क्या है, कोई भी टीएलएम हो सकता है, या बाहर भ्रमण या फिर कह सकते हैं कोई, हम कह सकते हैं म्यूजियम में ले जा सकता है, या हम कह सकते हैं कोई भी सामग्री, कोई भी स्रोत जो इस प्रकरण से संबंधित हो, उसका इस्तेमाल कर रहा है टीचर, और बच्चों को कुछ फैक्ट बता रहा है, उसी प्रकरण से संबंधित, उसी टॉपिक से रिलेटेड बता रहा है, एक्सप्लेनेशन दे रहा है, विस्तार पूर्वक बता रहा है, सारी सूचनाएं दे रहा है कि ताजमहल ऐसा दिखता है, इसको इसने बनवाया, यानी शाहजहां ने बनवाया, या उसके बारे में एज इट इज और बहुत सारी जानकारी देता है कौन, शिक्षक। ठीक है, उसके बाद जब पूरी जानकारी दे देगा स्रोत सामग्री के, यहाँ पे स्रोत सामग्री का मतलब है उसमें बुक्स भी आ जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, उसने विस्तृत विवरण दे दिया पूरा। उसके बाद हो सके, और बल्कि ज्यादातर क्लासरूम में इस विधि का भी इस्तेमाल किया जाता है, जो हमारी स्रोत विधि के साथ में कार्यगोष्ठी विधि का। कार्यगोष्ठी का मतलब क्या है, एक साथ टीचर क्या करता है, कई सारे बच्चों को समूहों में डिवाइड कर देता है, और समूहों में डिवाइड करने के बाद जो टॉपिक उसने पढ़ाया है उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न दे देता है समूहों को। जैसे 5 समूह बनाए हैं, तो क्या होगा, अलग अलग समूहों को 5-5 प्रश्न दे दिए इस टॉपिक से रिलेटेड। फिर क्या करेंगे, वो बच्चों को उस जो सामग्री उन्होंने दिखाई थी उसको दिखा के पूछेंगे कि अब बताओ कि किस पत्थर से बना हुआ है ताजमहल, या ताजमहल किसने बनवाया। यानी ताजमहल अगर वो टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, वो पूछेंगे, क्योंकि उन्होंने पहले पूरा विवरण दिया, जो स्रोत सामग्री लेके आए थे या बुक के द्वारा अगर उन्होंने बताया था, तो क्या है, वो बच्चों से क्या करेंगे, प्रश्न पूछेंगे, ग्रुप में प्रश्न पूछेंगे। कार्यगोष्ठी क्या हो रही है, और बच्चे आपस में ग्रुप डिस्कशन करेंगे, और बाद में क्या होगा, टीचर को आंसर करेंगे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि टीचर क्या करे कि वो जो स्रोत सामग्री लेके आया था, वो जो टीएलएम लेके आया था, हो सकता है कि वो उसके माध्यम से ना पढ़ा रहा हो। देखिए, बुक से भी विवरण देगा तो बुक भी एक स्रोत है, और अगर बुक से पढ़ाने के साथ साथ वो टीएलएम का भी इस्तेमाल कर रहा है तो टीएलएम भी क्या है, एक स्रोत है। लेकिन अगर टीचर बुक से बताने के बाद में बच्चों को कुछ प्रश्न दे रहा है, टीचर ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा है कि बच्चे क्या करेंगे, वो जो टीएलएम लेके आया है उसको देखकर प्रश्नों के उत्तर देंगे। लेकिन कुछ कंडीशन में ऐसा होता है कि जो टीचर होते हैं वो बच्चों को बाहर भी भ्रमण के लिए लेके जाते हैं, जैसे वो संग्रहालय में लेके जा सकते हैं, वो वेधशाला में लेके जा सकते हैं। वहां क्या होगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा बच्चे का, और बच्चे क्या, कि बच्चे चीजों को छू के देखेंगे। हम म्यूजियम में जाते हैं, कई सारी चीजें हमें दिखाई देती हैं, तो बच्चों में भी क्या होगा, इंटरेस्ट पैदा होगा, जिज्ञासा पैदा होगी, चिंतन पैदा होगा, कि वो सोचेंगे, हर चीज को छू के देखेंगे। तो क्या होगा, वो अपनी जो समस्या उन्हें दी गई है, टीचर के द्वारा कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, वो उन पे चिंतन करेंगे कि इसका उत्तर क्या हो सकता है। तो वो मिलके अपने समूह में उत्तर को खोजेंगे उस म्यूजियम में, या हम कह सकते हैं कहीं पे अगर भ्रमण करवाने लेके गए हैं टीचर, जैसे आगरा ही लेके गए हैं, तो वहां पे भी क्या करेंगे, जो हमारे शिक्षार्थी हैं वो भ्रमण करेंगे, पूरा निरीक्षण करेंगे, और जो उन्हें प्रश्न दिए गए हैं उनका सॉल्वेशन ढूंढेंगे या उनका सोल्यूशन ढूंढेंगे। और जब सोल्यूशन उन्हें मिल जाएगा तो वो उसके नोट्स प्रिपेयर करेंगे, जो प्रश्न उन्हें दिए गए हैं उनको सुलझा लेंगे और अपनी कॉपी में लिख लेंगे अपनी सोच के अनुसार। हर बच्चा अपना अलग अलग क्या करेगा, बनाएगा अपनी सोच के अनुसार, क्योंकि हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू किसी चीज के लिए अलग अलग हो सकता है। तो हर ग्रुप क्या करेगा, हर ग्रुप का बच्चा और हर ग्रुप अलग अलग अपने नोट्स प्रिपेयर करेगा, और जब नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे तो उस नोट्स को या लेख को टीचर द्वारा चेक किया जाएगा, और टीचर देखेगा कि क्या अच्छे विचार हैं, क्या बुरे विचार हैं। तो फिर बाद में जब सारे विचार एक साथ मिल जाएंगे, क्योंकि हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू मिल जाएगा, तो क्या होगा, एक ग्रुप डिस्कशन होगा, या हम कह सकते हैं वाद विवाद हो सकता है। जब वाद विवाद होगा या ग्रुप डिस्कशन होता है तो बच्चे के थॉट्स और ज्यादा निकल के आते हैं। जब ये सारी चीजें होती हैं तो बच्चा इन सब चीजों में एक्टिव है, सक्रिय है, और जब डिबेट होती है या हम कह सकते हैं डिस्कशन होता है तो बच्चा अपना अपना पक्ष दोबारा से रखता है। तो क्या होता है, बच्चे का रिवीजन हो जाता है, और इस तरीके से हम किसी भी टॉपिक को पूरा गहन से और अच्छे से समझते हैं, सरल तरीके से समझते हैं, और बच्चे पे कोई प्रेशर नहीं आता है, वो पूरी इस प्रोसेस का आनंद लेता है। आई होप इसकी प्रोसेस आप
आपको समझ आई होगी। देखिए कोई दिक्कत नहीं है, इतनी चीजें आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने सारी चीजें सामने लिख दी हैं। अब बड़ा पैराग्राफ पढ़ने से अच्छा है छोटी छोटी चीजों को की पॉइंट्स में लिख लीजिए। देख ही चुके हैं कि स्रोत विधि की प्रक्रिया क्या है, तो आप लोग ये हेडिंग डाल के स्रोत विधि की प्रक्रिया को समझा सकते हैं। तो आइए चलिए अब हम लोग फटाफट से देखते हैं कि जो स्रोत विधि है उसके शिक्षण के पद क्या है। अभी हमने डिटेल में उसकी प्रोसेस को समझा था, उसकी प्रक्रिया को समझा था। अब कैसे स्टेप्स फॉलो करती है हमारी जो स्रोत विधि है, यानी जो हमारी कह सकते हैं एक तरीके से सोर्स मेथड है, वो कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले पद आता है हमारा समस्या या प्रस्तुतिकरण। अभी मैंने बताया था सबसे पहले क्या दिया जाएगा टीचर्स के द्वारा, कोई समस्या या टॉपिक दिया जाएगा और प्रस्तुतिकरण किया जाएगा किसके द्वारा, स्रोत सामग्री के द्वारा। कोई टीएलएम हो सकता है या बार भ्रमण करवाने ले जा सकता है हमारा जो टीचर है। फिर क्या होगा, कक्षा को समूहों में बांटना और प्रश्नों का वितरण देना। क्लासरूम में बच्चों को क्या करेगा, ग्रुप्स में डिवाइड करेगा और उनको प्रश्न देगा किससे संबंधित, टॉपिक से रिलेटेड। हमारा छात्र समस्या से संबंधित तथ्यों और सूचनाओं को क्या करेंगे, संकलन करेंगे, इकट्ठा करेंगे, ढूंढेंगे, खोजेंगे, क्या करेंगे, खुद से लेख लिखेंगे यानी अपने थॉट लिखेंगे। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, कुछ रटाया नहीं जा रहा है, बच्चे खुद से प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं, सीख रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। उसके बाद में अपनी सोच और चिंतन के आधार पे ही क्या कर रहे हैं, वो अपने समस्या जो उनके सामने रखी गई है, जो प्रश्न दिए गए हैं शिक्षक द्वारा, उनको हल कर रहे हैं किसी टीएलएम के आधार पर या बाहर भ्रमण के आधार पे। उसके बाद में वो जो लिखित नोट्स हैं, वो हर ग्रुप के जो नोट्स प्रिपेयर हो चुके हैं उनका क्या करेगा, टीचर क्या करेगा, निरीक्षण करेगा। और हर बच्चे का पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग है, तो क्या होगा, फटाफट से वो टीचर चेक करेगा और उसका संशोधन करेगा, देखेगा, करेगा, दोबारा से विवेचना करेगा। या यहाँ पे डिस्कशन भी हो सकता है या फिर हम कर सकते हैं जो वाद विवाद है वो भी हो सकता है। तो क्या है, कुल मिला के हमारे पद है और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप प्रक्रिया में दे ही चुके हैं। जो हमारी स्रोत विधि की प्रक्रिया थी उसमें आप आराम से दे ही चुके होंगे एक्सप्लेनेशन। तो इसमें आप सिर्फ स्टेप को बताएंगे, यानी जो पद है आप वो बताएंगे जो स्रोत विधि के। तो आइए अब हम लोग फटाफट से देखते हैं कि स्रोत विधि के गुण और दोष क्या है। तो चलिए देखते हैं, फटाफट से देखते हैं कि जो हमारा सोर्स मेथड है उसके गुण और दोष क्या हैं। तो गुण क्या है इसके, आइए फटाफट से देखते हैं। देखिए सबसे पहला इसका गुण क्या है कि शिक्षण को रोचक व प्रभावी बनाता है और परंपरागत शिक्षण विधियों के दोष को दूर करता है। यानी जो हमारा शिक्षण विधि है, जो टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस है, उसको इंटरेस्टिंग बनाएगा। बच्चे बोर नहीं होंगे, बच्चे एक्टिव रहेंगे, सक्रिय रहेंगे, वो मेंटली भी और फिजिकली भी। और साथ में जो हमारी परंपरागत शिक्षा है, जो हम बच्चों को रटवाने पे बल देते हैं, सिर्फ आया छपा दिया पढ़ दिया चैप्टर को, उससे दूर करता है, उसके दोषों को दूर करता है। क्योंकि यही दोष है कि हम बच्चे पे ध्यान नहीं देते हैं, जिससे कि बच्चे समझ नहीं पाते हैं जो तथ्य हैं, जो फैक्ट है। क्योंकि इतिहास के जो शिक्षक होते हैं या हम कह सकते हैं जो सामाजिक विज्ञान का शिक्षक होता है, उसे संपूर्णता की जानकारी होनी चाहिए, उसे हर एक विषय की जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि सामाजिक विषय में, जो सामाजिक विज्ञान विषय है, उसमें कई सारे विषय क्या होते हैं, समाहित होते हैं। तो क्या है, हम ये कह सकते हैं कि परंपरागत शिक्षण विधियों को दूर करता है, जो दोष है उसके, उसको दूर करती है कौन सी विधि, हमारी सोर्स मेथड। दूसरा अगर हम लोग देखें तो व्यवहारिक वास्तविक ज्ञान प्रदान करती है। जब बच्चा खुद से निरीक्षण करके सीख रहा है, खुद से अवलोकन करके सीख रहा है, खुद से निकल के देख रहा है, भ्रमण कर रहा है, या फिर जो भी टीचर द्वारा प्रदान किए जा रहे हैं, स्रोत सामग्री प्रदान की जा रही है, उसको देख पा रहा है, प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली देख पा रहा है, तो क्या है, उसे वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो रहा है। हर बच्चे को ये याद रहता है कि क्लासरूम में टीचर ने क्या बताया था। उसे भले ये ना याद हो कि टीचर ने क्या बोला था, क्योंकि बच्चा जब एक बार चीजों को देख लेता है, क्योंकि पढ़ने से बेटर है दिखा देना। सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी ये कहते हैं कि 100 बार के सुनने से अच्छा है एक बार का देखना। अगर हमें एक बार कोई चीज दिखा दी जाती है, फिर हमें वो जीवन भर याद रहती है। तो कुल मिला के बच्चों को क्या है, व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, और वो किताबी ज्ञान को बाहरी दुनिया से जोड़ पा रहा है। फिर कह रहे हैं छात्र केंद्रित है, यानी बच्चे एक्टिव हैं, तो छात्र केंद्रित यानी बाल केंद्रित यानी चाइल्ड सेंटर्ड है। कुल मिला के जो बच्चे की जिज्ञासा है वो बढ़ती है, बच्चे में क्यूरियोसिटी पैदा होती है कि अब क्या, टीचर आगे क्या बताएंगे या इससे रिलेटेड और हमें क्या जानने को मिल सकता है। तो बच्चे क्या है, एकदम से एक्टिव हो जाते हैं, और उनकी वो जो जिज्ञासा बढ़ी है उसको शांत भी कैसे किया जा सकता है, सोर्सेस के द्वारा, उन्हें समझा के, दिखा के। ठीक है, फिर अगर हम बात करें तो उच्च स्तर के लिए, यानी जो हमारे प्राइमरी लेवल है या हम कह सकते हैं जो माध्यमिक स्तर है, उस पे बच्चों को शोध के बारे में इतना अच्छा नहीं समझ सकते, क्योंकि उनका जो मेंटल लेवल है, जो उनका मेंटल डेवलपमेंट है, वो उतना नहीं हो पाता। इसीलिए क्या है, उच्चतर स्तर के लिए है, उच्च स्तर के लिए हो जाता है। फिर अगर हम बात करें जैसे 9th से 12th क्लास के बच्चों के लिए बताया जा रहा है, तो अगर हम बात करें जो हमारे तथ्य है, जो घटनाएं हैं, उनका वैसे आप माध्यमिक स्तर पर भी कर सकते हैं, लेकिन 9th से 12th तक ये ज्यादा काम करती है जो
मेथड है। उसके बाद अगर हम बात करें तथ्यों और सूचनाओं का वैसा ही ज्ञान प्राप्त होता है जैसे कि उन्हें प्रत्यक्ष निरीक्षण में होगा। यानी अगर हमें इतिहास के बारे में कुछ पढ़ाना है तो हम किसी राजा को यहाँ उठा के तो ला नहीं सकते, या वो जलियांवाला जो हत्याकांड में जो चीजें हुई थी उन लोगों को उठा के नहीं ला सकते, या उस पीरियड को हम वापस नहीं ला सकते जो बीत गया है। तो क्या करेंगे, हम स्रोत का इस्तेमाल करेंगे और बच्चे को ऐसा ही लगेगा कि हम बिल्कुल उसी का दृश्य देख रहे हैं, या हम कह सकते हैं वो चीजें हमारे सामने चल रही हैं। जैसे किसी हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ाना है तो उसके स्रोत दिखा सकते हैं, उसमें जो मिले हैं, उसमें जो खिलौने मिले हैं, या वो कैसे रहते थे उसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं, कोई छोटा सा टीएलएम उसका मिनिएचर वर्जन दिखा सकते हैं। तो कुल मिला के जो चीजें बीत गई हैं उनका भी क्या कर सकते हैं, बच्चे सहज रूप से जान सकते हैं उनके बारे में, उन तथ्यों को, उन सूचनाओं को, और बच्चों को ऐसा भी नहीं लगेगा कि वो इतिहास में नहीं थे। और गुण है तो यहाँ देखिए क्रिया द्वारा ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिलता है। बच्चे क्या करते हैं, एक्टिव होते हैं, चीजों को छूते हैं, देखते हैं और अनुभव करते हैं चीजों को, और वहां पे उनकी सारी इंद्रियां भी एक्टिव है। यहाँ पे उन्हें समूह में कार्य करने का मौका मिलता है। हर एक साइकोलॉजिस्ट, हर एक मनोवैज्ञानिक कह सकते हैं, हर एक शिक्षा शास्त्री ये कहता है कि बच्चे जब समूह में सीखेंगे, एक साथ सीखेंगे, तब वो बेहतर सीखेंगे। इसीलिए यहाँ पे समूह में कार्य करने का मौका मिल रहा है। बच्चों को ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है और उन्हें कार्य करने के लिए दिए गए हैं, या उन्हें निरीक्षण करने के लिए, अवलोकन करने के लिए कहा गया है टीचर द्वारा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का निर्माण होता है, चिंतन प्रक्रिया जागृत होती है और बच्चा रिसर्च के लिए भी मोटिवेट होता है, यानी अनुसंधान के लिए। तो कुल मिला के वैज्ञानिक दृष्टिकोण में बच्चे में नई नई चीजें इन्वेंट करने की जो क्षमता है, कुछ नया विकसित करना वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब है। या हम कह सकते हैं जो चिंतन की प्रोसेस है, हायर थिंकिंग लगाएगा बच्चा ऐसी चीज में। जब बच्चे के सामने कोई चीजें हैं, तो जैसे हमारे सामने कोई चीज आती है तो क्या है, तो उस चीज के बारे में हमारे कई सारे व्यू बन जाते हैं। हम पता नहीं क्या क्या सोच लेते हैं, अचानक से कोई चीज हमारे सामने आई, हम उसके बारे में पता नहीं किसके तरीके का परसेप्शन लगा देते हैं, सही गलत हर तरीके का। तो बच्चा क्या करेगा, जब वैज्ञानिक दृष्टिकोण लगाएगा, जब वो चीजों को महसूस करेगा, फील करेगा, उसके इमोशन जुड़े होंगे, तो क्या होगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का निर्माण होगा और वो कुछ नया इन्वेंट कर पाएगा, यानी हायर थिंकिंग लगा पाएगा। आई होप इतनी चीजें आपको समझ आई होंगी। तो फटाफट से चलिए हम लोग उसकी सीमाओं को भी देख लेते हैं। सीमाएं क्या है स्रोत विधि के, यानी सोर्स मेथड के। ये निम्न स्तर के बच्चों के लिए नहीं है। अभी हमने कहा कि जो निम्न स्तर के बच्चे हैं उनका मानसिक यानी जो मेंटली डेवलपमेंट है वो इतना अच्छा नहीं हो पाता है कि वो सोर्सेस को समझ पाए या उनको देख पाए, परख सके क्या है, समझ ही नहीं आएगा उनको। तो क्या है, निम्न स्तर के लिए ये उपयोगी नहीं है, उच्च स्तर के लिए ये उपयोगी रहता है। समय की दृष्टि से मितव्ययी नहीं है, मतलब इसमें समय ज्यादा खर्च होगा और पैसे बहुत ज्यादा खर्च होते हैं, तो इसीलिए ये इसकी सीमाएं हैं। यहाँ पे क्या है, जो उपयोगिता है इसकी वो कुछ पाठों तक ही सीमित रहती है। इसमें हम करिकुलम को एक साथ नहीं बता सकते, एक साथ नहीं पढ़ा सकते। तो क्या है, कुछ चैप्टर्स को ही, कुछ सीमित पाठों तक क्या है इसकी उपयोगिता निश्चित रहती है। वे कह रहे हैं सफलता स्रोतों की विश्वसनीयता पर निर्भर रहती है। क्यों? क्योंकि अगर वैलिडिटी नहीं होगी, या हम कह सकते हैं उसमें रिलायबिलिटी नहीं होगी किसी जो हमारे सोर्सेज हैं, तो मजा नहीं आएगा, तो बच्चों तक सही ज्ञान नहीं पहुंच पाएगा। तो यानी स्रोतों का सही होना, वैलिड होना, रिलायबल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और साथ में क्यों? क्योंकि लेखक में अंतर पाया जाता है, क्योंकि एक लेखक कुछ और लिखेगा, दूसरा लेखक कुछ और लिखेगा। तो इसलिए जो हमारे प्राथमिक स्रोत होते हैं उनके द्वारा ज्ञान प्राप्त करना सबसे अच्छा साधन होता है। पर हर स्थिति में ये जरूरी नहीं हो सकता, या हर स्थिति में ये पॉसिबल नहीं है कि हर बच्चे को ले जाके आप क्या करेंगे, दिखा रहे हैं, कोई मॉन्यूमेंट दिखा रहे हैं या कोई स्रोत से अवगत करवा रहे हैं या कोई स्रोत दिखा पा रहे हैं बच्चे को प्रत्यक्ष रूप से, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। इसलिए हम क्लासरूम में ही स्रोत की व्यवस्था करते हैं, कुछ रिसोर्सेज को क्या करते हैं, कुछ स्रोतों को क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं और बच्चों की पहचान करवाते हैं, बच्चों को उस टॉपिक को बताते हैं कि ऐसा रहा था इतिहास में या ऐसी चीजें रही थी। फिर अगर हम बात करें तो इसके लिए क्या है, अधिक कुशल टीचर की, यानी स्किल्ड टीचर होने चाहिए और एक्सपीरियंस टीचर होने चाहिए, ट्रेन टीचर होने चाहिए। क्योंकि अगर कोई ट्रेन टीचर नहीं है, कोई स्किल्ड टीचर नहीं है, तो वो बच्चों को हैंडल नहीं कर पाएगा, और कौन सी चीज कैसे बतानी है, कौन सा टॉपिक कैसे बच्चों तक ट्रांसफर करना है, वो क्या कर पाएगा, टीचर नहीं कर पाएगा। इसीलिए जो स्रोत विधि है उसका अच्छे से इस्तेमाल भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो जो टीचर्स हैं उनका स्किल्ड होना बहुत जरूरी है, यानी हर कौशल में उनका निपुण होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है जो सामाजिक विज्ञान का शिक्षक होता है, या हम कह सकते हैं सामाजिक अध्ययन का जो शिक्षक होता है उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि उसे हर विषय की जानकारी होना जरूरी हो जाता है, क्योंकि सामाजिक अध्ययन में कई सारे जो विषय हैं वो समाहित हो जाते हैं।
तो कुल मिला के क्या है, हमें ये चीज समझ में आई है कि जो सामाजिक विज्ञान के जो टीचर्स हैं उनको सभी तरीके के ज्ञान होने चाहिए। इसीलिए हमें क्या चाहिए, ट्रेन टीचर चाहिए, स्किल टीचर चाहिए। तो वो क्या कर पाएंगे, बच्चों को उचित ज्ञान दे पाएंगे और बच्चों के ज्ञान को बढ़ा पाएंगे। कहाँ पे, कब, कौन सा सोर्स काम करेगा, कौन सी हम कह सकते हैं चीजें हमें इस्तेमाल करनी है, वो क्या है, वो टीचर समझ पाएगा, अपनी कुछ बुद्धि लगा पाएगा, अलग अलग स्रोत का इस्तेमाल कर सकेगा, है ना, नई नई इन्वेंशन कर सकेगा। वो भी तो कह सकते हैं नई नई क्रिएटिविटी लगा सकेगा। अगला अगर हम देखें तो कुछ विद्यालय ऐसे होते हैं कि अध्यापक का हमेशा ही क्या है, रिसोर्सेज को या सोर्सेज को इकट्ठा कर पाना जरूरी नहीं होता है कि टीचर कर पाए, और विद्यालय में भी ऐसी व्यवस्था नहीं होती है। तो क्या है, ये इसकी सीमाएं हैं कुछ हमारी स्रोत विधि की। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ आया होगा, और अगर आप लोगों को ये टॉपिक समझ आया हो और आप लोगों की हेल्प हो पा रही हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करिए। इसी तरीके की मोर वीडियोस के लिए, और टेलीग्राम से अगर आप नहीं जुड़े हैं तो वहां भी जुड़ जाइए, लगातार हम वीडियो डाल रहे हैं और आप लोगों की हेल्प हो रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।